जो इम्पल्स हम रिसीव करते हैं 5 सेंसेस के जरिए, चाहे वो इमोशनल हो सकता है, चाहे वो सेक्सुअल हो सकता है, वो एक एपिटाइट की तरह है। तो वो एपिटाइट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जेनोगा में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्र। आप देख रहे हैं पर्पज ऑफ एवरीथिंग, जिसमें हम जेनोगा को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज है उसका चैप्टर नंबर 7। तो शुरू करते हैं। उसका नाम है ब्रीदिंग एंड इट्स रिलेशनशिप टू कॉन्शियसनेस एंड लाइफ। तो कॉन्शियसनेस के साथ ब्रीदिंग, क्या इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन है, कोई रिश्ता है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड लाइफ, वेदर लोअर और हायर, live by a particular and different way of breathing, and thus of coding and decoding the incoming impulses as well as the outgoing reactions called thoughts. This holds true for all creation. In all creation there exists life and consciousness in different states. 24 आवर्स में हमारा माइंड की स्टेट अलग अलग होता है। अगर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो माइंड की स्टेट अलग अलग होता है, उसका साथ हमारा सांस की स्टेट ये भी अलग अलग होता है। हमारा ब्रीथिंग की जो कभी कभी बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, कभी कभी धीमे धीमे चल रहा होता है, कभी कभी मीडियम साइज में चल रहा होता है। इस तरह कॉन्शियसनेस की जैसा हमारा ब्रीदिंग भी चेंज होता रहता है। ब्रीदिंग इज एसेंशियल टू ऑल नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग। तो सांस तो चाहिए बचने के लिए। लाइफ एंड ब्रीथ आर नॉट क्वाइट सिनोनिमस, दो दे सेम टू कम टुगेदर एट बर्थ एंड अपार्ट टुगेदर एट डेथ। जो लाइफ है और जो सांस है, ये दोनों सिनोनिमस नहीं है, यानी सेम नहीं है। वाकई वो मतलब आते हैं ना, जब जन्म होता है हमारा, पैदा होते हैं हम, तब ये साथ साथ आते हैं। जब डेथ होता है साथ साथ चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्रेथ? हम सांस क्यों लेते हैं? सांस का पर्पज क्या है? वी आर टॉट दैट द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज वन फंक्शन टू परफॉर्म, प्यूरिफाइंग द ब्लड टू द लंग्स। द हार्ट beats and works regularly, sending blood to the lungs, and with which breathe the millions of air cells in the lungs are supplied on one hand by air and on other hand by blood, which is brought by the veins to the heart and from the heart to the lungs. हमको बस पता है कि जो हम सांस लेते हैं वो लंग्स के अंदर जाता है। उसका काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ। लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन डाल के उसको प्यूरिफाई करता है और फिर वापस लंग भेज देता है हार्ट को। फिर हार्ट क्या करता है? पूरी बॉडी को भेजता है ब्लड। ये हमको पता है। There is yet another important organ of the respiratory system, though much less known and appreciated, which keeps constant movements. This organ is the diaphragm, and it is the movement of the diaphragm that makes the ribs rise and fall and create a vacuum that sucks air in the lungs or work like a bellows to throw it out. और एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं डायफ्रैगम, यानी जो कि सेपरेट करता है हमारा थोरेसिक कैविटी एंड हमारा जो क्या होता है इसको एब्डोमिनल कैविटी। याद है? तो थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी की जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं डायफ्रैगम। जब ये ऑप्टल मूवमेंट करता रहता है, ओके। डायफ्रैगम का जब मूवमेंट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है? हम सांस ले पाते हैं और सांस छोड़ पाते हैं। The cleansing of blood is not the only purpose of breathing. Nature is a past master at economy. Nature quietly makes man take in with every breath the very essence of life. Many times vaster than the envelope of atmosphere is the all-pervading life essence within this ocean of life that pervades all creation like water in a sponge, and around it all creation subsists. तो कहते हैं कि दुनिया एकदम लाइफ में भरपूर है। हर तरफ प्राण उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हर तरफ प्राण अवेलेबल होता है। तो
ये जो नेचर है ना, ये बड़ा चालाक होता है। जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ साथ प्राण भी हम लेते हैं, इसके लिए हम जिंदा हैं। नेचर मेक्स मैन टेक इन समथिंग मोर देन जस्ट ऑक्सीजन विथ एवरी ब्रेथ। In breathing, we introduce outside elements into our system. They are impulses reaching our nerve centers within, causing the gray matter to give out its reaction, or in other words, we receive coded impulses, coded incoming impulses, and the brain centers give out decoded thoughts. तो ब्रीदिंग के जरिए हम आउटसाइड एलिमेंट को अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से हमारा ग्रे मैटर में कुछ एजिटेशन भी होता है। Similarly, when we eat and drink, we introduce outside elements into our system. There are also impulses breathing reaching our nerve centers within, from which the gray matter gives out reactions, or in other words, we receive coded incoming impulses and the brain centers send out decoded thoughts. जब हम खाते हैं और जब कुछ भी पीते हैं ना, तब भी हम आउटसाइड एलिमेंट को अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारा बॉडी नया नया चीज़ जानता है कि ये भी है, ये भी है, इस तरह भी एक इम्पल्स है। जब आप कोई नया बहुत ही टेस्टी खाना खा लेते हैं तब आप माइंड को पहली बार पता चलता है कि इस तरह भी कुछ होता है। फाइनली, इन द सेम मैनर वी रिसीव फ्रॉम आउटसाइड एलिमेंट्स कोडेड इम्पल्सेस through our senses of touch, sight, hearing, smell, and also magnetic, electrical, and cosmic impulses. All these coded impulses reach our nerve centers within, and the gray matter gives out reactions, or in other words, the brain centers within send out decoded thoughts on receiving such coded impulses. तो और एक बात है जो कि हमारा 5 सेंसेस है ना, आँख है, कान है, नाक है, और हमारा जो टंग है, जीभ, और हमारा स्किन है, ये हमारा जो 5 सेंसेस है, इसके जरिए हम बाहर जो इम्पल्सेस हैं उनको लेते हैं। हम लेने के बाद उसको डिकोड करते हैं, फिर हमारा माइंड के अंदर कुछ थॉट बनता है। We have an appetite for food as well as emotional, mental, and sex appetite. The impulses are received as explained above in 3 and come into feed or emotional, mental, and sex appetite. मैंने बताया कि जो 3 मतलब 3 तरह का बताया किस तरह हमारा हम एनर्जी लेते हैं, यानी इम्पल्स माइंड के अंदर लेते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बाहर चीज़ों को, नया चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जेनो का बोलता है जब आप इम्पल्स लेते हैं ना, वो इमोशनल, मेंटल या फिर सेक्सुअल इम्पल्सेस हो सकता है, लेकिन ये एक एपिटाइट की तरह है। एपिटाइट यानी एक क्षुधा, यानी भूख की तरह है। किसे पता है भूख की तरह है? भूख क्या होता है पता है? भूख मतलब हम जो खाना खाते हैं ना, अब खाना बहुत ही टेस्टी खाना मान लो खा रहे हैं, खाते खाते बीच में खट से रुक गए, खाना चबा रहे हैं, मुंह में खाना है लेकिन अब रुक गए, तो पता है क्या होगा? माइंड में एकदम एजिटेशन चल जाए, बहुत सारा डिस्टर्बेंस चलेगा कि जल्दी से चबाओ, क्यों रुक क्यों गए, ये सब मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा भूख है कि हम रुक नहीं सकते। तो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर कोई कॉमेडी देख रहे हैं तो बीच में पॉज करके देखिए क्या होगा। पॉज करेंगे तो तुरंत माइंड के अंदर कुछ हो जाएगा कि जल्दी से चालू करो, आगे क्या है देखना है मुझे। जैसे होता था हम पहले हम टीवी में कुछ देख रहे होंगे, मतलब कोई मतलब इम्पोर्टेंट मतलब कोई अच्छा सीन जब चल रहा होगा, बीच में लाइन कट जाता था, तो क्या होता था पता है? तब एकदम माइंड एकदम पता नहीं क्या चलता था माइंड के अंदर, और हम बस इंतज़ार करते रहते थे कि कब लाइन आएगा, कब करंट आएगा। तो हम जो कुछ भी करते हैं ना, जो कुछ भी इम्पल्स हम लेते हैं, तो वो एपिटाइट की तरह है, यानी क्षुधा, यानी भूख की तरह है। ये हमारा अंदर भूख है, इसलिए हम इसको लेते हैं। अगर हम गुस्सा करते हैं तो ये भी भूख है, अगर हम डरते हैं तो वो भी भूख है, अगर हम खुश होते हैं तो ये भी एक भूख है। सब कुछ, एनीथिंग वी रिसीव।
Just as in the case of food, we find that even here we must exercise some care. We shall find later on that much more care is required in the selection of these incoming impulses which form food for the human appetites of emotional intellect and sex. जब हम खाना खाते हैं तब आप सोच समझ करके खाते हैं कि नहीं ये खाना खाना चाहिए, ये खाना नहीं खाना चाहिए, ये अगर खाएंगे तो बॉडी को हेल्दी रखेगा, अगर ये खाऊंगा तो हमारा बॉडी मतलब ख़राब हो जाएगा, बीमार में पड़ जाएंगे, बीमारी हमको हो सकता है और क्या पेट खराब हो सकता है। तो ऑल ओवर जब हम खाना खाते हैं ना तो एकदम सोच समझ करके खाते हैं कि ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब हम कोई भी इम्पल्स लेते हैं, रिसीव करते हैं, वो भी खाना की तरह है, वो भी हम खा रहे हैं ना। थॉट हम लेते हैं, वो थॉट भी हम खा रहे होते हैं, माइंड के अंदर चल रहा है दिन भर, मतलब दिन भर वो थॉट हम खा रहे हैं। दिन भर अगर डर चल रहा है, डर चल रहा है, डर चल रहा है, एग्जाम की डर, तो क्या है, ये भी एक खाना है। अगर आप दिन भर गुस्सा करते रहते हैं तो वो भी एक खाना है जो क्या खा रहे हैं। और अगर आप दिन भर एकदम खुशी से पागल है तो ये भी एक खाना है। तो आपको मतलब ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन सा खाना आपको लेना चाहिए और कौन सा खाना नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप खाना जब खाते हैं तब आप सिलेक्शन करके खाते हैं, ठीक है। से जब कोई भी इम्पल्स लेते हैं वो भी तो सिलेक्शन करके लेना चाहिए ना। ऐसा नहीं तो कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी इम्पल्स ले लेंगे, चाहे बॉडी हमारा रिसीव करता है कि नहीं करता है उसका हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द सेम टाइम जस्ट एज वी टेक फूड सो दैट द बॉडी इज हेल्दी, वी शुड take the incoming food of impulses and not inhibit the emotional or sex appetites by certain Daniel practices। तो इस तरह हम मतलब इम्पल्स जब लेते हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारा पास ये पावर है, कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हम ये महारथी हासिल कर सकते हैं कि हम सब कुछ नहीं खाएंगे, बस जितना जो बॉडी को हेल्दी रखेगा वही खाएंगे। There is a way to select such impulses. We can note their incoming, their effects and reactions and the satisfaction or overindulgence of these appetites in respect to the emotional, mental and sex appetites। जैसे कि बताया था मैं आपको चैप्टर नंबर 10 में कि कौन सा इम्पल्स आ रहा है अंदर और वो आने का बाद क्या हुआ, उसका इफ़ेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है उसका, क्या वो मेरा नुकसान किया या फिर कोई वैल्यू ऐड करके गया, ये आपको देखना पड़ेगा, दिख करके लिखना पड़ेगा कि ये हुआ, ये थॉट आया था, ये थॉट आया और इसकी वजह से ये हुआ। तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है कि आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा थॉट चल रहा है और वो मतलब कितना समय हो गया ये थॉट चल रहा है। ये चैप्टर 10 में मैं अच्छे से मतलब बुक से पढ़ करके आपको समझाया है। अगर आपको लगता है कि देखना है तो देख सकते हैं आप। द सेटिस्फैक्शन और ओवर इंडल्जेंस ऑफ दीज appetites in respect to the emotional, mental and sex appetites. This involves a study and a method, and the specific approach to this study is termed by ancient sages as Zen or yoga, which combined Zen yoga। और Zen yoga is a complete book जिसके अंदर ये सारा आपको समझाया गया है आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया गया है कि किस तरह हम माइंड को हेल्दी रख पाए, क्योंकि माइंड हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्दी माइंड सब कुछ कर सकता है, ना कि जिसके अंदर बहुत सारा ट्रैफिक चल रहा है, हर तरफ करोड़ों थॉट चल रहा है एक समय में, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो तो पागल हो जाएगा। तो करेगा क्या वो। डू दीज इम्पल्सेस इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू सेटिस्फाई और इरिटेट आवर एपिटाइट। क्या ये हमको सेटिस्फाई करने के लिए आते हैं या फिर इरिटेट करने के लिए आते हैं? हमको तो लगता है सेटिस्फाई हम हो रहे हैं, लेकिन उसका बाद फिर इरिटेट लग रहा है। कोई आप मतलब कोई
मज़ा मस्ती कोई पार्टी करने के लिए जाते हैं तभी तो बड़ा सेटिस्फेक्शन लगता है, लेकिन आने के बाद क्यों मन करता है यार मेरा टाइम बर्बाद हो गया, मैं उस समय अगर ये कर लेता तो बहुत अच्छा होता। तो एक्चुअली ये सेटिस्फेक्शन देता है या फिर इरिटेशन देता है? डू दे एंटर अकॉर्डिंग टू आवर डायरेक्टिव्स? हमारा मर्जी से आते हैं क्या? हमको पूछ करके आते हैं क्या? जब आते हैं गुस्सा आ करके आपको पूछता है क्या मैं अगर जाऊंगा तुम्हारे माइंड के अंदर तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? इस तरह होता है क्या? बस वो आता है और घुस जाता है, जैसे हमारा कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है, बस सबको अलाउ कर देता है जाओ कुछ भी करके आ जाओ, फिर मैं रोऊंगा। दिस could account for the difference between two people. This control of our impulses, let it be very plainly known, is not possible by the use of will. इच्छा शक्ति से ये कुछ भी नहीं हो सकता। आज नुकसान हो गया मेरा तो आप ये बोल दिया कि कल से नहीं होगा, ये मिस्टेक कल से नहीं होगा, कैसे पता? फिर से हो जाता है। बार बार हम बोलते हैं कि कल से नहीं होगा, लेकिन कल से ही होता है। तो ये जो विल पावर के जरिए आप कोशिश करते हैं कि मैं मेरा बुरा हैबिट्स को मैं छोड़ दूंगा, मैं कल से अच्छा होना शुरू हो जाऊंगा, नहीं हो सकता, क्योंकि विल पावर आपको बस रुलाएगा, कोई भी स्टेप आपको आगे लेकर के नहीं जाए। कंट्रोल इज पॉसिबल ड्यू टू कॉन्शियस और अनकॉन्शियस यूज ऑफ करेक्टिव मेथड्स एंड डिसिप्लिन्स। ये किताब में जितने सारा करेक्टिव मेथड्स दिया गया है, जितने सारा प्रैक्टिस दिया गया है, अगर आप ईमानदारी से उसको समझेंगे, उसको प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि ये पॉसिबल है बिल्कुल। करेक्टिव मेथड्स एंड डिसिप्लिन्स व्हेन दे बिकम हैबिट्स एनेबल वन टू एक्सपीरियंस व्हाट इज कॉल्ड एफर्टलेस एफर्ट और एफर्टलेस कंट्रोल। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है। जब मतलब ये करेक्टिव मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तब तो क्या होता है पता है? तब एफर्टलेस एफर्ट होता है। एफर्टलेस एफर्ट यानी बिना कोशिश की भी कोशिश, यानी कोशिश ही नहीं कर रहे लेकिन फिर भी ये हो रहा है। जैसे मुझे याद है, मैं जब +2 सेकेंड ईयर में था तब मैं योगा और कुछ एक्सरसाइजेस करना शुरू किया था, लेकिन करने के लिए मन ही नहीं कर रहा था, मैं ज़बरदस्ती उठ करके कर रहा था। पता नहीं क्यों, कोई वीडियो देख लिया था, इसकी वजह से मैं कर रहा था। बस 15 मिनट 20 मिनट कर रहा था, लेकिन करते 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 बहुत दिन हो गया। उसका बाद मुझे पता चला कि ये एक्सरसाइज और योगा इतना इम्पोर्टेंट होता है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, तो मैं उसको छोड़ ही नहीं पाता हूँ। मतलब अभी सुबह उठता हूँ तो अगर कोई एक दिन अगर मैं नहीं करता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ मिस हो गया है, आई एम मिसिंग समथिंग। तब खट से जा करके वो एक्सरसाइज वो योगा 2 3 4 5 कुछ है मैं करके आता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब माइंड के एक्चुअली वो माइंड से रिलेटेड है, माइंड को फ्रेश रखने के लिए और बॉडी को एकदम एक्टिवेट करने के लिए वो योगा होता है। तो मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन उसका बाद जब ढेर दिन करने का बाद पता चला, तभी मैं उसको छोड़ ही नहीं पाता। अभी मुझे एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि मैं आज जा कर के योगा करूं, आज जा कर के एक्सरसाइज करूं, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, सही। जब आप चैनल का प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से उसको आप समझ पाएंगे। जब समझ पाएंगे तब क्या होगा, तब एफर्टलेस एफर्ट होगा, यानी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक चलेगा आपका। मतलब ऑब्जर्वेशन जो एक प्रैक्टिस है, वो ऑब्जर्वेशन आपको करना नहीं पड़ेगा कि अभी मुझे ऑब्जर्व करना है 1 घंटे में, नहीं, बस ऑब्जर्व हो रहा है, ऑटोमेटिक होगा। और उस टाइम को अगर आपको पहुंचना है तो क्या करना है आपको, बस पहले तो एफर्ट चाहिए ना, मतलब कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज तो आपको करना ही पड़ेगा, तो उसका बाद एफर्टलेस एफर्ट होना शुरू हो जाता है। विल पावर और यूज ऑफ वंस विल नेवर गेव एनीवन एनी कंट्रोल ओवर द लिस्ट ऑफ ह्यूमन वीकनेसेस। लेकिन विल पावर की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो
आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो मतलब